नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं दोस्तों। सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल दोनों के जो अपने मॉडल पेपर कर रहे थे दोस्तों, आज उसका अपना कौन सा मॉडल पेपर है। आज अपने दोस्तों 9वां मॉडल पेपर करेंगे और 9वें मॉडल पेपर का कौन सा भाग, थर्ड पार्ट को अपने करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही आपको सीईटी से रिलेटेड अन्य जो उपयोगी वीडियो हैं, जो जहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, वो वीडियोज भी आप अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं आज अपने हिंदी वाले क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का अपना पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, हिंदी का प्रश्न संख्या 116। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। क्या दोस्तों पूछा गया है, सर्वोपरि शब्द है उसका सही संधि विच्छेद पूछा गया है। संधि के दोस्तों डेली आपको एक क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिल रहा है, अर्थात आप समझ जाइएगा कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, और क्रिया, ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपको कन्फर्म क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये इन टॉपिकों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, चूक नहीं करनी है। देखिए सर्वोपरि शब्द है दोस्तों, उसको अपने पहले क्या करके देखते हैं, विच्छेद करके देखते हैं दोस्तों। सर्व धन ऊपरी क्या होता है, सर्व शब्द होता है क्या दोस्तों, दोनों सार्थक शब्द बनने चाहिए। सर्व धन ऊपरी बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है सर, है ना। सर्व धन ऊपरी, अब ऊपरी और सर्व। अब बात करें दोस्तों इसमें संधि कौन सी होगी, तो सर्वोपरि में दोस्तों ए, यहाँ पर क्या है, वह का ए ना, देखिए अलग कर लेते हैं, वह धन ए है यहाँ पर, और आगे क्या है इसके, ऊ है। तो ए के पश्चात क्या है दोस्तों, अपने ये देख लीजिए ए और ऊ, ये देखिए आप अच्छे से ध्यान करके देख लीजिए। ये रहा, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पहले अपने क्या है, ए है, और उसके आगे क्या है, ऊ है। ए और ऊ अर्थात कौन सी संधि हो रही दोस्तों, मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था, अब तो आप बता ही दोगे। देख लेते हैं एक बार फिर। ये है स्वर संधि का भेद है। कौन सी संधि का दोस्तों, स्वर संधि के भेद है। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, 5 भेद होते हैं, अपने को बताया था। सबसे पहले कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों, ए या आ के बाद ए या आ जाए तो क्या होगा, आ बन जाएगा। ई या ई के बाद ई या ई आ जाए तो क्या होगा, ई बन जाएगा। अर्थात जो दीर्घीकरण होता है दोस्तों स्वरों का, समान स्वर आने पर, जैसे ए या आ के बाद ए या आ ही आ जाए तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है यहाँ पर। और इसी प्रकार ई या ई, यानी ये इसके पश्चात ई या ई ही आ जाए तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अपने पास बड़ी ई बन जाता है। और इसी प्रकार दोस्तों ऊ या ऊ के पश्चात ऊ या ऊ ही आ जाए तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ये क्या, कौन सी होती है संधि, अपनी स्वर संधि का कौन सा रूप है, दीर्घ संधि का रूप है। ठीक है, ये होगी पहली संधि। इसके पश्चात बात करें दोस्तों, दूसरी आती है गुण संधि। कौन सी संधि दोस्तों, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है दोस्तों, कि यदि ए या आ के पश्चात, ए या आ के पश्चात क्या आ जाए, ई या ई आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, ई या ई आ जाए, या ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है, ऊ या ऊ आ जाए, या फिर आपने क्या आ जाए, ऋषि आ जाए। ठीक है, अगर ये स्वर आ जाए तो या ए या आ के बाद क्या दोस्तों, ए या आ के पश्चात ई या ई के आने पर क्या दोस्तों, ई या ई के आने पर क्या बन जाएगा, वहाँ पर अपना बन जाएगा ए बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, ए। और ऊ या ए या आ के पश्चात ऊ या ऊ आने पर क्या बन जाएगा दोस्तों, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ। और ए या आ के पश्चात ऋषि आने पर क्या बन जाता है, सभी जानते हैं कि अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, अर। ए स्वर पूरा है, स्वर हमेशा पूरे होते हैं, और रे क्या है, हलंत के साथ है, अर्थात आधा वर्ण। ये कौन सा रूप हो गया, गुण संधि का रूप हो गया। तो अपने दो देख चुके हैं, दीर्घ गुण। अब बात करते हैं अपने यण की। क्या दोस्तों, यण संधि। यण से पहले अपने वर्धी संधि देख लेते हैं दोस्तों, एक सेकंड। वर्धी संधि पहले देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए वर्धी संधि, तीसरा रूप वर्धी संधि। वर्धी संधि में क्या होता है दोस्तों, यदि ए या आ के पश्चात, क्या दोस्तों, ए या आ के पश्चात क्या क्या देखने को मिल जाए अपने को, ए आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, ए या आ के पश्चात ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसका वर्धीकरण यानी कि बड़ा रूप हो जाएगा। ए का क्या बन जाएगा दोस्तों, आई बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ए या आ के पश्चात ओ आ जाए, ओ आ जाए तो उसका क्या बन जाता है दोस्तों, औ बन जाता है। क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ये कौन सी संधि होगी अपनी, वर्धी संधि हो बन जाती है। ठीक है, 3 संधियाँ हो चुकी है अपनी। अब देखते हैं दोस्तों यण संधि। यण संधि के क्या नियम है। अब देखिए ए या आ की अपने सभी स्वरों के साथ संधि कर चुके हैं ना दोस्तों,
ए या आ की सभी स्वरों के साथ संधि हो चुकी है। एक बार ध्यान कीजिए, ए या की ए या आ के साथ संधि हो गई, जी हाँ हो गई सर। ए या आ की ई या ई के साथ संधि हो गई, जी हाँ दोस्तों। ई के साथ संधि होने पर क्या बना था? ए बना था। ऊ या ऊ के साथ, जी हाँ दोस्तों, ऊ या ऊ के साथ संधि होने पर क्या बना था? ओ बना था। और ई या ई के साथ संधि होने पर ए बना। और ए और ओ के साथ संधि होने पर क्या बना दोस्तों? क्रमशः आई और औ बना था। ठीक है, आई और औ बना। अर्थात ए या आ की अपने सभी शब्दों के साथ संधि करवा चुके हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम किसके साथ संधि की। ए या आ की संधि हो गई, इसके पश्चात ई और ई की संधि, ऊ की संधि, इन संधियों की बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें ई या ई के पश्चात कोई भी असमान स्वर आ जाए, और उसी प्रकार ऊ या ऊ के पश्चात कोई भी असमान स्वर आ जाए, और इसी प्रकार री के पश्चात कोई भी असमान स्वर आ जाए। किसके पश्चात दोस्तों? री के पश्चात कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या बनेगा? देखिए दोस्तों, ई या ई का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यण, अर्थात ये से स्टार्ट होगी संधि। सबसे पहले स्वर कौन सा? ई आई, और सबसे पहले यण, या अर्थात ये आदि। ये आदि, ये में कौन कौन सा होगा दोस्तों? ये, व और रे। संस्कृत का शब्द है दोस्तों यण, और एक लरी शब्द और होता है, लरी शब्द होता है संस्कृत में चलता है वो, उसकी बात अपने यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, बात बता दूं मैं उसको, क्योंकि उसका क्या बनता है? लय बनता है। ये व रे लय बनता है दोस्तों यण संधि में। ठीक है, इस कारण बात की है। तो ऊ का क्या बन जाएगा? ऊ या ऊ का क्या बन जाएगा दोस्तों अपने पास? यहाँ पर बन जाएगा व। हलंत होंगे इनके साथ, दोनों ही क्या होंगे? अर्ध स्वर होंगे, अर्ध वर्ण होंगे। यह हलंत और वह हलंत, ऊ से वह बन जाएगा। री से क्या बनेगा दोस्तों? अपने रै बनेगा, हलंत वाला रै। ठीक है, इनके पश्चात जो भी स्वर की हो उसकी मात्रा इसके लग जाएगी। ये हो गई यण संधि। बात करें आज की अपनी अंतिम संधि, स्वर संधि के 5वें प्रकार की, तो 5वां प्रकार कौन सा है दोस्तों? अयादी संधि है। अयादी संधि, कौन सी संधि? अयादी संधि। अब बात करें दोस्तों इसकी में भी, ये भी क्या है? संस्कृत से लिया गया शब्द है अय आदि। अय आदि, अय आदि अर्थात अय बनेगा अपने पास, आय बनेगा, आओ बनेगा और आओ बनेगा। क्या बनेगा? आओ बनेगा। अब किस किस से बनेगा दोस्तों? बात कर लेते हैं। देखिए, ए और आ की संधि सभी स्वरों से हो चुकी, ई की संधि सभी स्वरों से हो चुकी, ई प्लस समान आया था ना, ऊ की भी हो चुकी, री की भी हो चुकी। अब क्या बचा दोस्तों अपने पास? एक तो बच गया ए, एक बच गया आई, और उसके पश्चात बच गया ओ, और अंत में बच गया अपने पास, क्या बच गया दोस्तों? औ। कौन सा स्वर बच गया? औ। तो यदि इन स्वरों के पश्चात कोई, इनके अलावा कोई स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, यदि ए आई ओ औ के पश्चात कोई अन्य स्वर आ जाए तो संधि में क्या होगा दोस्तों? ए का क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? ए का अपने पास क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। आई का क्या बन जाएगा? आई का क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। ओ का क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। और औ का क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी देखिए आज के अपने प्रकार में स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं ना। क्या उसका दोस्तों? स्वर संधि के अपने 500 भेद अच्छे से पढ़ लिए। ये आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और हो सकता है ज़्यादा संभावना यही है कि स्वर संधि का ये एग्जाम्पल देखने को मिल जाए अपने को। सर्वोपरि में, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दोस्तों अपने बात कर चुके हैं सर्वधन ऊपरी, सर्वेपरि, सऊपरी, सर्वोपरि। तो सर्वधन ऊपरी ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 117, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? देखिए दोस्तों, एक क्रिया विशेषण की बात अपने कर चुके हैं, 4 प्रकार का क्रिया विशेषण होता है, बात कर चुके हैं ना। ठीक है, ये पीछे वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सा क्रिया विशेषण किस प्रकार का होता है। कालवाचक क्या होता है? जो काल के बारे में, क्रिया के होने के समय के बारे में बोध कराई हमने, जैसे आज, कल, कब, तब, ठीक है, सुबह, इस प्रकार से कार्य के होने के समय का बोध कराए, वो कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होता है दोस्तों? बात करें स्थानवाचक क्रिया विशेषण की, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के स्थान का बोध होता है, यहाँ, वहाँ, ठीक है, किस स्थान पर क्रिया होने की जो घटना है वही है। और बात करें रीतिवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इसी को देखने को मिलते हैं। रीतिवाचक क्रिया के होने के तरीके का, जैसे अचानक, यकायक, ठीक है, एकाएक, ठीक है, अकस्मात, धीरे धीरे, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं क्रिया से पहले, वो कौन सी क्रिया विशेषण का उदाहरण है? वो अपने रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होते हैं। और इस शब्द में भी क्या है? अचानक अपने को देखने को मिला ना, अचानक से
कैसे फैल गया, फैलना क्या है, क्रिया है दोस्तों, फैलना क्या है, क्रिया है। और किस प्रकार से फैलना, अचानक से फैला, ठीक है, धीरे धीरे, अचानक से, तीव्र गति से, ये शब्द क्या होंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण अपने बन जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है, इसका विग्रह करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले शब्द का विग्रह करने से पहले हमें कुछ नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि आप एग्जाम में क्या हो सकते हैं दोस्तों, विचलित हो सकते हैं। सबसे पहले अपने जो जितना अपने को आता है वहाँ पर अपने को सटीक जानकारी लेते हुए देखते हुए चलना है कि हर क्वेश्चन के अंदर यहीं कहीं हम जल्दबाजी के चक्कर में गलत तो ना कर दें, चाहे वो कितना ईजी क्वेश्चन हो दोस्तों। एक बार पुनः विचार करते हुए, मस्तिष्क में सोचते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परम है जो ईश्वर, क्या सही बोल रहा हूँ मैं, परम है जो ईश्वर, जो ईश्वर, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। परम है जो ईश्वर, अर्थात यहाँ पर क्या है, ईश्वर की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, परम है। परम क्या है, परम है, अर्थात क्या है, आदि अनंत है, परम है। ये किसकी विशेषता है दोस्तों, ईश्वर की विशेषता है। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, विशेषण विशेष्य की बात हो रही है, उपमान उपमेय की बात हो रही है। क्या हो रही है, ईश्वर को उपमा दी गई है किसकी, परम होने की, अर्थात जो ईश्वर है वो परम है। तो कौन सा समास आएगा, अभी सभी जानते हैं कि जहाँ पर उपमा उपमेय की बात हो, उदाहरण की बात हो, किसी को क्या दी जाए, किसी की विशेषता बताई जाए, तो वो कौन सा कर्मधारय समास होता है, कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों, सभी जानते हैं कि इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। बात करें अव्ययभाव समास की, तो दोस्तों अव्ययभाव समास कौन सा होता है, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है, या फिर क्या होते हैं, जो पुनरावृत्ति शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, एकाएक, ये क्या है, अव्ययभाव समास के उदाहरण अपने हो जाएंगे। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, फर्स्ट पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास कौन सा, तो दोस्तों जिसमें क्या होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, इसमें भी कौन सा पद, द्वितीय पद प्रधान होता है। द्विगु समास कौन सा, जिसमें पहला पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, जैसे दो गाय, या फिर मैं सही शब्द बोलूँ, चौराहा, त्रिनेत्र, ठीक है, चार मुहा, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज शब्द है, ये क्या है, बहुब्रीहि का भी है और द्विगु समास का भी है। अपने ऑप्शन के जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया उसके आधार पर अपने आंसर देना होगा। प्रश्न संख्या 119 देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो गया, अपने इसका आंसर कर चुके, क्या परमेश्वर में कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा, कर चुके। नेक्स्ट देखिए, पूजा में कौन सा प्रत्यय है, पूजा में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों धातु रूप की, तो यहाँ पर क्या है, मूल रूप से धातु क्या है, वो पुज, धन आ है, क्या है, आ, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या बन गया दोस्तों, आ। प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या परिष्कृत कर देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 120, इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उपस्थित का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, वो देखना है दोस्तों अपने को। तो तैयार, विद्यमान, हाजिर, प्रस्तुत। तो देखिए दोस्तों, विद्यमान क्या होता है, उपस्थित होना ही होता है, हाजिर उपस्थित ही है, और प्रस्तुत भी उपस्थित, ये तीनों तो क्या हैं, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि ऑप्शन ए की बात करें अपने, तैयार है, वो तत्पर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जंगम का विलोम शब्द क्या है, जंगम का विलोम शब्द क्या है, देखिए ऑप्शन ए चेतन, शुकर, स्थावर या आगम। तो जंगम क्या होता है दोस्तों, जो अस्थिर रहे, एक जगह टिके ना, उसे अपने क्या बोलते हैं, जंगम बोलते हैं। तो जंगम का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा स्थावर, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थावर। ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें चेतन, चेतन का विलोम क्या होगा दोस्तों, चेतन का विलोम हो जाएगा जड़, क्या हो जाता है, चेतन का विलोम हो जाता है जड़। शुकर का हो जाता है दुष्कर, शुकर आसानी से करने वाला, और दुष्कर क्या हो जाता है, जिसे करना आसान ना हो। आगम का गमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गमन, या फिर क्या हो जाएगा, प्रतिगमन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के बेमेल, अनेकार्थी शब्दों से क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। अर्क के लिए बेमेल कौन सा है, अर्थात जो अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है वो देखना अपने को। अफवन, काढ़ा, अंतर या सूर्य। दोस्तों अफवन, काढ़ा और सूर्य, ये तीनों ही किसके अनेकार्थी शब्द हैं, इन तीनों का अर्थ अर्क निकलता है। सूर्य को भी अर्क कहा जाता है, गाड्डे को भी अर्क बोलते हैं अपने। जैसे कोरोना काल में आपने सभी ने पढ़ा हो ना, किसका काढ़ा, गिलोय का काढ़ा पिलाया गया था, गिलोय का अर्क, ठीक है। और अफवन को अर्थ भी अर्क होता है, जबकि अंतर का इससे कोई लेना नहीं है। प्रश्न संख्या 123 देखिए दोस्तों,
कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में जब बात आई थी कामता प्रसाद गुरु जी की, ये हिंदी के एक प्रख्यात विद्वान है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने हिंदी की जो वर्णमाला है उसकी भी रचना की है। तो इन्होंने क्या दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु जी ने हिंदी के जो विराम चिन्ह कितने बताए थे मैंने आपको, 20 प्रकार के विराम चिन्ह बताए थे। विराम चिन्ह कौन से होते हैं वो तो पहचानेंगे ना आपने, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, ये क्या है, सभी विराम चिन्हों में आते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह भी क्या होता है, विराम चिन्ह होता है अपने पास। तो बात करें दोस्तों कामता प्रसाद गुरु जी ने किस भाषा से लिए हुए बताए हैं ये, तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए हुए इन्होंने माना है। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, अर्थात क्या देखना अपने को, ऐसा वर्ण देखना है जो क्या हो, व्यंजन हो, सबसे पहले क्या हो, व्यंजन हो, क्या हो, घोष हो, और क्या हो, अल्पप्राण हो, और मूर्धन्य हो, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर क्या हो, मूर्धन्य हो, और उसकी प्राणवायु निकलने के आधार पर क्या हो, अल्पप्राण हो, और घोष उत्पन्न होने वाली ध्वनि के आधार पर क्या हो दोस्तों, उत्पन्न होने वाले कंपन के आधार पर क्या हो, घोष हो, अर्थात जिससे अधिक कंपन उत्पन्न होता हो। बात करें दोस्तों व्यंजन की, तो व्यंजन आप सभी जानते हैं कितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन है। घोष और अघोष को मैंने आपको अच्छे से बताया कि आपको क्या याद रखना है दोस्तों, आपको सिर्फ याद रखना है शब्द कौन सा, आपको सिर्फ शब्द याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया, हर वीडियो में बताता हूँ। बात करते हैं अपने, सबसे पहले अपने क्या बात करते हैं, अघोष की। क्या याद रखना अपने को, अघोष। अघोष में क्या देखना अपने को, सिर्फ 1 2 3, अर्थात किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा। व्यंजन की बात करें दोस्तों, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, और उसके पश्चात तीन से अर्थात यहाँ पर कौन कौन से आ गए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बात कर चुके हैं कौन सा, तल्लव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से, इन तीनों से की बात अपने कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों तो क्या होंगे, वर्ण होंगे, और कौन सा से आएगा, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, तीनों से। ये 13 क्या है, अघोष है। कितने शब्द है टोटल, 13 शब्द, ये तो है अघोष। इसके पश्चात या इनके उपरांत जो भी रह गए वो क्या है, सभी सघोष है। तो स्वर भी किस में आ गए, सघोष में आ गए। बात करें दोस्तों अल्पप्राण और महाप्राण की, अल्पप्राण, एक सेकंड, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में बात करें तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है, अल्पप्राण है, और दूसरा, चौथा ये क्या है, महाप्राण है। महाप्राण कौन कौन से दोस्तों, महाप्राण है दूसरा और चौथा, ठीक है। ये सभी किस में आ गए, महाप्राण में आ गए, और सभी स्वर क्या है, अल्पप्राण है। बात करें मूर्धन्य की, तो मूर्धन्य शब्द कौन से होते हैं दोस्तों, तो आपको मैंने एक सूत्र बताया था, आपको याद हो तो, अकु विसर्जनीय नाम कट्ठ है, इचु ऐसा नाम तालु, ऋटुषा नाम मूर्धा। क्या दोस्तों, ऋटुषाणाम मूर्धा, संस्कृत का सूत्र है दोस्तों ये। इसमें सभी शब्द आ गए जो मूर्धन्य हैं, जिनका उच्चारण का है, मूर्धा से होता है, मूर्धन्य शब्द, मूर्धा से उच्चारण होने वाले सभी सब वर्ण यहाँ पर अपने सामने हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, री, स्वर कौन सा, री। टू का अर्थ क्या है, पूरा ट वर्ग में क्या क्या आता है दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं, क्या होगा, क्या क्या होता है ट वर्ग में, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या होता है दोस्तों, ऋटुषाणाम मूर्धा, तो री आ गया, ट वर्ग आ गया पूरा। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण होंगे, आप सभी जानते ही हैं, ट, ठ, ड, ढ और अण, ठीक है। ये आ गए। ऋतु र, अब ये भी क्या है, मूर्धन्य, र वर्ण है, वो भी मूर्धन्य, और मूर्धन्य स तो अपने पहले याद कर चुके हैं इसको, मूर्धन्य स बोल के। आपको जब भी इस स को दिखाई दे तो अपने को क्या बोलना है, मूर्धन्य स ही बोलना है, ताकि अपने कभी भी गलती ना हो। मूर्धन्य स ये क्या है, कहाँ से उच्चारित होते हैं, मूर्धा से। तो देख लेते हैं अपने दोस्तों ऑप्शन में कौन सा अपने पास मैच हो रहा है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ठ मूर्धन्य है क्या, अभी बात करके आए हैं अपने, ट वर्ग, और ठ क्या है, ट वर्ग का ही है। कौन सा अक्षर है ट वर्ग का, दूसरा अक्षर है ट, ठीक है। तो दूसरा अक्षर है तो महाप्राण भी है क्या, बिल्कुल सर, महाप्राण भी है और ट वर्ग से भी है। तीसरा बात क्या थी अपने पास, क्या देखना था, घोष देखना था। तो पहला, दूसरा, तीनों से ये 13 अघोष है। तो पहला, दूसरा क्या हो गया दोस्तों, अपने पास अघोष हो गया। दो बातें तो ये, इस पे दो शर्तें अपने लागू हो रही हैं। क्या है कि ये क्या है दोस्तों, महाप्राण भी है, और क्या है,
मूर्धन्य भी है, महाप्राण और मूर्धन्य तो है, परंतु यह घोष नहीं है, अघोष है। ऑप्शन बी की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन बी डे, डे भी क्या है, मूर्धन्य है। भय और ध की बात करें तो भय और ध, भय क्या है, पैप है, भय में, ये क्या है दोस्तों, मूर्धन्य नहीं है, ये तो क्या है, ओष्ठ्य है। और तैथ है, दह दहन है, ये क्या है, दंत्य है, तो ये भी मूर्धन्य नहीं होगा। ऑप्शन सी और डी तो पहले कट गए, ऑप्शन बी सिर्फ अपने पास बचा है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर भी अपने चेक कर लेते हैं दोस्तों, आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए देख लेते हैं कि डे टै वर्ग का आता है, अर्थात मूर्धन्य है। पहला दूसरा, पहला और दूसरा ये 13 अघोष है और तीनों से, तो पहला और दूसरा डे ना तो पहला है ना दूसरा वर्ण है, ये तो कौन सा है, तीसरा वर्ण है। कौन सा है, तीसरा वर्ण। और तीसरा वर्ण क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, सघोष होता है, सघोष। ठीक है, बात करें महाप्राण है क्या, तो महाप्राण अपने बात की थी दोस्तों, अपने क्या दिया यहाँ पर, महाप्राण दिए क्या, देख लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। अल्पप्राण पूछा है, बिल्कुल सही, यही सोच रहा था मैं, क्योंकि ये डे तो क्या है, अल्पप्राण है। कौन सा वर्ण है, टैट है, डे तीसरा वर्ण है ना, तीसरा वर्ण, तो पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। तो अपने पूछा क्या है, अल्पप्राण पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अम्बेडमेंट का हिंदी पर्याय क्या है, अम्बेडमेंट का हिंदी पर्याय क्या है। अम्बेडमेंट सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा सोचने समझने वाली बात है ही नहीं। अम्बेडमेंट क्या होता है, संशोधन होता है। ठीक है, किसी भी राजकीय जो सूचना होती है या फिर कोई कार्यालय पत्र होता है, वहाँ पर सूचना जो संशोधन के लिए जो भी शब्द यूज किया जाता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, अम्बेडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्याला देना, प्याला देना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्याला देना अर्थात मद्यपान करवाना, क्या करवाना दोस्तों, मद्यपान, अर्थात शराब पिलाना। क्या पिलाना, शराब पिलाना। तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए शराब पिलाना, इच्छा पूर्ति करना, खुश हो जाना, गर्भपात करना। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मद्यपान कराना अर्थात शराब पिलाना, प्याला देना। किसी मेहमान नवाजी में, राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों मेहमानों के लिए या फिर ये शब्द उपयोग किया जाता है कि जब कोई पाहुणे आते हैं उनके लिए बोला जाता है कि इनको प्याला पिलाया गया, या वो फलाना जी इनको प्याला पिलाएंगे, या इन्होंने प्याला पिलाया। तो क्या अर्थात क्या वेट की शराब है वो प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट देखिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, बात करें दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो 1976 में, 1993 में, 1975 में या 1983 में। बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 127 की, तो प्रश्न संख्या 127 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1975 में हमने क्या बनाया था, अपना पहला हिंदी सम्मेलन बनाया था। हाल ही में दोस्तों अपनों ने क्या किया है, हिंदी भाषा दिवस मनाया ना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस। ये कब मनाया जाता है दोस्तों, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज मैं आपको एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। आपने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही मनाया है दोस्तों, और कितवां हिंदी दिवस मनाया गया है, कितवां विश्व हिंदी दिवस बनाया गया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके लिए बात अलग से बात करें कि हिंदी अपनी क्या है दोस्तों, राजभाषा है, और राजभाषा के अध्यक्ष कौन थे, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर, 1955, ये आपको बताया जा चुका है, याद रखना है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है दोस्तों अपने को, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषणा या ज्योत्सना। तो ऑप्शन बी ज्योत्सना जो शब्द लिखा हुआ है उसकी वर्तनी क्या होती है, सही होगी। आप ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। उज्ज्वल, ज्योत्सना, तत्पर, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनमें त्रुटि अपने को क्या रहती है, वर्तनी की दृष्टि से त्रुटि अधिक होने के चांस रहते हैं, वो अपने को अच्छे से देख लेने। प्रश्न संख्या 129 देखिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इसमें क्या त्रुटि है दोस्तों, आप चेक कीजिए एक बार जरा। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, हमने एक दिन बात की थी कि जो सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन रहने वाले शब्दों के बारे में, जैसे बात की थी अपने पानी, हवा, ठीक है, दूध, या फिर जो भी तरल पदार्थ हैं जो परिमाणवाचक संज्ञा में आते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वो सदैव क्या है, क्या आते हैं दोस्तों, एक वचन में आते हैं। क्या आते हैं, एक वचन, ठीक है। पानी, दूध, जल, वायु, ये किस में गिने जाते हैं, एक वचन में, सदैव एक वचन में गिने जाते हैं। जबकि बात करें दोस्तों हस्ताक्षर की, हस्ताक्षर, बाल, ठीक है, ये किस में आते हैं, ये सदैव बहुवचन में आते हैं। तो ये अपना हस्ताक्षर कर दिया या अपने हस्ताक्षर कर दिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए था दोस्तों, अपने हस्ताक्षर कर दिए, कर दिए, ये शब्द आना चाहिए थे, या फिर कर दिए, ये आना चाहिए था। अब देखते हैं ऑप्शन ए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये बिल्कुल ही गलत है।
बिल्कुल गलत है। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक बैठ रहा है। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, गलत, अपना नहीं होगा, कर दिए, ठीक है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो ऑप्शन ए क्या होगा, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर, तो दोस्तों हस्ताक्षर कोई करेगा तो वो अपने ही होंगे ना, दूसरे को के तो कोई हस्ताक्षर कर नहीं से रहा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अपने है वो एक्स्ट्रा शब्द दिया हुआ, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हस्ताक्षर है कोई भी जो करता है, आप हस्ताक्षर करोगे तो वो स्वयं के ही होते हैं, हस्ताक्षर स्वयं के होते हैं, ठीक है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के। बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 130 की, कार्यालय आदेश देव प्रेषित होता है। कार्यालय आदेश, तो कार्यालय आदेश है जो दोस्तों जो किसी भी कार्यालय के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला आदेश या जो पत्र है उसे क्या बोला जाता है, कार्यालय आदेश बोला जाता है। राजपत्रित कार्यों के लिए किसी भी कार्यालय, किसी विशिष्ट कार्यालय या विभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों को जो ये किसी विशेष वर्ग के लिए ही प्रेषित किया जाता है। तो कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, दोनों ओर से, व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्च अधिकारी है वो अपने निम्नतम अधिकारियों को ये पत्र जारी करता है या आदेश जारी करता है किसी भी सूचना के या फिर किसी भी आज्ञा या आदेश के लिए। प्रश्न संख्या 131 देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए गवर्नमेंशियल एरर। देखिए दोस्तों अपने को त्रुटि पहचानी इसमें, आई वाज सॉरी टू बी हियरिंग ऑफ हिज मिसफॉर्चून, क्या है दोस्तों, आई वाज सॉरी टू बी हियरिंग ऑफ हिज मिसफॉर्चून, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन के अंदर देखिए अपने एक शब्द दिया हुआ है टू, क्या दिया दोस्तों, टू, और मैंने आपको पहले भी बताया कि टू एडवर्ब है वो हमेशा क्या लेती है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, जबकि इसने यहाँ पर क्या दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया है। क्या दिया है दोस्तों, आईएनजी, जो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। आपको हमेशा याद रखना है टू हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेती है। तो बात करें ऑप्शन ए की, आई वाज में एरर है, जी नहीं, सॉरी टू में है, देखते हैं, ऑफ हिज मिसफॉर्चून में है या बी हियरिंग में है, तो बी हियरिंग नहीं होगा, या फिर क्या होगा दोस्तों, सिर्फ हियर आएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई देता है, इसमें भी एरर चूज करना है दोस्तों, अपने को क्या देखना है, एरर देखना है, क्या एरर है, द रोबर्ट्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट, द रोबर्ट्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट, इन द हाउस नहीं होता दोस्तों, इनटू द हाउस होता है, क्या होता है, इनटू आता है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हाउस के अंदर उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट्स ब्रोक इन द हाउस एट नाइट, कब घुसे, रात्रि में घुसे, इनटू का यूज होता है हाउस के या घर के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो एट नाइट द रॉबर्ट्स ब्रोक इन द हाउस, इनटू द हाउस होगा, ब्रोक इन गिरा, इन की बजाय क्या होगा यहाँ पर इनटू आएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133 देखिए दोस्तों, 133 में अपने को क्या बोला है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द गवर्नमेंशियल एरर। इसमें क्या चूज करना, अपने को एरर चूज करना है कि कहाँ पर गलती हुई है। दे विजिटेड द कुतुब मीनार विच इज मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली, दे विजिटेड द कुतुब मीनार विच इज मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली, विच इज, देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अट्रैक्टिव स्पॉट, विच इज मोस्ट, दे विजिटेड इन दिल्ली। तो ऑप्शन ए देखिए दोस्तों अट्रैक्टिव स्पॉट बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए विच इज मोस्ट, विच इज मोस्ट, तो यहाँ पर विच इज मोस्ट है, यही क्या है दोस्तों अपने पास एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री अपने पास दी हुई है, मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि ऑप्शन बी ही सही क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों ये देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया था कि सुपरलेटिव डिग्री अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली, मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली, लेकिन इज यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, द कुतुब मीनार एक तो डेफिनेट आर्टिकल हो गया, ठीक है, डेफिनेट सेंटेंस है, डेफिनेट प्लेस की बात कर रहे हैं, कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं, डेफिनेट प्लेस है, ठीक है। और अट्रैक्टिव स्पॉट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है दोस्तों, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल आता है, और वो क्या होगा, द ही आएगा, विच द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या देखना है दोस्तों, पैसिव वॉइस देखना है अपने को, क्या देखना है, पैसिव फॉर्म बनानी है किसकी, इस एक्टिव वॉइस की, ठीक है। एक्टिव वॉइस से अपने को क्या बनानी है,
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए सबसे पहले वाक्य सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। सविता विल डिलीवर ए स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ अम्बेडकर जयंती। क्या है दोस्तों, सविता विल सबसे पहले विल आती है, अपने टेंस पे गई है। सविता विल आती ही अब जब अपने क्या बनाएंगे दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या चेंज होगा वो अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उसके पश्चात विल या सेल दिया हो तो वो आता है विल या सेल आएगा। उसके पश्चात अपने पास बिल दिया है यहाँ पर, उसके पश्चात क्या आएगा, बी आता है। ठीक है, सॉरी बी नहीं, क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पश्चात क्या आता है, बाई प्लस सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट, और उसके पश्चात जो भी अदर पार्ट है वाक्य का या सेंटेंस का रह गया। देखते हैं दोस्तों, ऑन द ओकेजन ऑफ अम्बेडकर जयंती ए स्पीच इज बीइंग डिलीवर्ड बाय सविता। ए स्पीच इज बीइंग, आप नोटिस करते हुए चलिएगा। ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, ऑन द ओकेजन ऑफ अम्बेडकर जयंती ए स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय सविता। यही चेंज होता है दोस्तों, टेंस के अंदर ही चेंज देखने को मिलेगा अपने को। और यहाँ पर अपने विल से जो टेंस है वो यहाँ पर पकड़ चुके हैं। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ अम्बेडकर जयंती ए स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय सविता। ऑन द ओकेजन ऑफ अम्बेडकर जयंती ए स्पीच इज टू बी डिलीवर्ड बाय सविता। तो देखिए दोस्तों आपने बात की थी ना अभी, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अपने पास ऑब्जेक्ट देखना अपने को। उसके पश्चात विल दिया है तो विल देखेंगे, अदरवाइज क्या देखना होता है, सेल देखना होता है। विल ना हो तो सेल दिया होगा। उसके पश्चात क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके पश्चात बी, ठीक है। उसके पश्चात एक सेकेंड, बी पहले आएगा दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद आती है। पहले क्या आएगा, बी, मिस्टेक कर गए ना, पहले बी आएगा, उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके पश्चात बाय, और उस अंत में क्या आता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद कोई अदर वाक्य का पार्ट रह गया तो वो आएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ अम्बेडकर जयंती, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। और जो अदर पार्ट है वो वाक्य में पहले भी आ सकता है दोस्तों। इस वाक्य में अपने को क्या दिया है, पहले दिया है। ठीक है, अम्बेडकर जयंती ये क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ए स्पीच इज बीइंग आएगा क्या, नहीं आएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि विल दिया है और विल बी से सेंटेंस अपना बनेगा। तो विल बी वाला वाक्य कौन सा हो गया, ऑप्शन सी में देखिए दोस्तों, विल बी दिया है। बाकी में क्या है, वाज है, इज बीइंग है, इज टू बी है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 135 क्या कहता है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। क्या दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच क्या बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है अपने को। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपने क्या देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या देखिए, वाक्य सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज, नोटिस कर लिया ना। मैं बोलता हूँ कि आपको जहाँ से सेंटेंस का जो पार्ट जहाँ से अपने को नोटिस करना है कि कहाँ से जो चेंज होगा वो अपने देखना है। तो प्लीज से अपने पकड़ गए सेंटेंस कौन सा है, इम्पेरेटिव टाइप का सेंटेंस है। कौन सा है दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हेल्प मी विद माई होमवर्क, ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका जो रूल देख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस से। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे दोस्तों, प्लीज में, सॉरी रिक्वेस्टेड में। क्या होगा, रिक्वेस्टेड। किस में हो जाएगा दोस्तों, रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। कौन, सेड टू। ठीक है, बात करें कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह को हटाकर क्या आ जाएगा, टू आ जाता है। क्या आ जाता है, टू आ जाता है। उसके पश्चात बात करें दोस्तों, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के पश्चात क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। और अब देखिए दोस्तों, देखते हैं अपने जो ऑप्शन है उनकी ओर। ही टोल्ड हिज सिस्टर दैट शी शुड हेल्प हिम विद हिज होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, हिज सिस्टर वाज आस्क्ड, इसमें क्या दिया है, टोल्ड। अपने को क्या देखना है, रिक्वेस्टेड बाई हर ब्रदर दैट शी शुड विल हेल्प विद हिज होमवर्क। हिज सिस्टर टोल्ड, इसमें भी क्या दिया, टोल्ड। अपने को सबसे पहले रिक्वेस्टेड देखना है और ऑप्शन डी एक में यहाँ पर रिक्वेस्टेड दिया हुआ है। तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज़्यादा अपने को देखना है ही नहीं। प्रश्न संख्या 137 देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम। क्या देखना है दोस्तों, सिनोनिम किसका,
सिनोनिम देखना है, क्या अर्थ है, समानार्थी किसका, पेरिसाइज का, क्या होगा, पेरिसाइज का। तो एम्बिग्युअस, ठीक है, इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट, एक्यूरेट और एरोनियस। तो देखिए दोस्तों एम्बिग्युअस क्या होता है, एम्बिग्युअस होता है दोस्तों मनाही, ठीक है, नकारना। और एक्यूरेट क्या होता है, एक्यूरेट होता है सही, ठीक। और पेरिसाइज क्या होता है, पेरिसाइज का अर्थ होता है अर्थात जिसको अपने सही ढंग से ना जाने या सही ढंग से जिसकी पहचान ना हो पाए, ठीक है। तो एक्यूरेट ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें क्या देखना है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनिम चूज करना अपने को, किसका, किसका दोस्तों, एक सेकंड, पहले वाला क्वेश्चन रह गया आपका, देख लेते हैं एक बार दोबारा से। ये देखिए इस क्वेश्चन में थे अपने रिप्रीमेंटेड, रिप्रीमेंड का क्या देखना था दोस्तों अपने को, एंटोनिम देखना है। तो रिप्रीमेंड का अर्थ क्या होता है, दंड देना, क्या होता है, दंड देना। रिबुक का अर्थ क्या होता है, रिबुक का अर्थ भी होता है सजा देना, सजा देना अर्थात दंड देना। ये दोनों तो क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, रिबुक और रिप्रीमेंड, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें, रिवार्ड, रिवार्ड आप सभी जानते हैं, पुरस्कृत करना, ठीक है, उपहार देना, क्या देना, पुरस्कार देना, सम्मान देना, रिवार्ड। रिप्रूव क्या होता है, असहमति जताना, किसी से नकारना, किसी बात को, किसी से सहमत नहीं होना, किसी बात या किसी कार्य को लेकर। रिडम क्या होता है, मुक्ति दिलाना, क्या होता है दोस्तों, मुक्ति दिलाना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर रिवार्ड देना, पुरस्कृत करना, इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 देखिए, इसमें क्या करना है अपने को, वन वर्ड चूज करना है। क्या करना है दोस्तों, वन वर्ड चूज करना है, किसके लिए, इररेजिस्टिबल, किसके लिए दोस्तों, इररेजिस्टिबल, इम्प्लीज टू स्टील, इररेजिस्टिबल, इररेजिस्टिबल इम्प्लस टू स्टील, ठीक है। इसके लिए अपने को क्या चूज करना है, वन वर्ड चूज करना है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, इररेजिस्टिबल इम्प्लस टू स्टील, बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा कुछ कह जाना, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, एक सेकंड, इररेजिस्टिबल इम्प्लस टू स्टील, इसका अर्थ होता है चोरी करने की आदत, चोरी करने की आदत या चोरी करने की बुरी लत। तो जो लेप्टोमेनिया होता है दोस्तों, लेप्टोमेनिया, उसकी अर्थ का, उसका क्या होता है, ये है एक चोरी करने की जो बीमारी होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और यही यहाँ पर इसका वन वर्ड है वो सही सटीक रूप से बैठेगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इररेजिस्टिबल इम्प्लेस टू स्टेल, अर्थात चोरी करने की लत होना या लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें, नेक्स्ट देखने से पहले, आगे वाला क्वेश्चन देखने से पहले एक सेकंड बात कर लेते हैं प्लंडर की। तो प्लंडर शब्द होता है दोस्तों लूटने के लिए, किसके लिए, लूटने के लिए, लूटमार के लिए यूज किया जाता है शब्द, ठीक है। बात करें दोस्तों अपने मेगलोमनिया की, मेगलोमनिया की दोस्तों, तो इसका अर्थ होता है महत्वाकांक्षा प्रस्तुत करना। क्या दोस्तों, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षी होना या महत्वाकांक्षा, ठीक है। सबोटेज, सबोटेज शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सबोटेज का अर्थ होता है नुकसान, क्या होता है, नुकसान या हानि। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, आइडियम या कहावत का जो है वो अर्थ निकालना अपने को, ठीक है। न्यूटन्स वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज जीनियस, अर्थात न्यूटन्स वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज जीनियस, अर्थात स्पीक्स वॉल्यूम का अर्थ होता है बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ कहना, अर्थात बहुत ज़्यादा बातें जिसके बारे में अपने को पता चल जाना किसी कार्य से। तो एडवाइज्ड हिज वर्क क्लेम्स फेम एंड हॉनर्स डज नॉट गिव, क्या रह गया, हाँ, डज नॉट गिव्स ए डिटेल्ड रिपोर्ट कैनवेज ए ग्रेट डील। तो प्रश्न संख्या 139 में ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, कन्वेज ए ग्रेट डील, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 40 क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए करेक्ट सेंटेंस पैटर्न, सही रूप से कौन सा सेंटेंस है वो सही सेंटेंस के रूप में पैटर्न के आधार पर लिखा हुआ है। सी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, सी ऑल द बुक्स ऑन द टेबल पुट, सी पुट ऑन द टेबल ऑल द बुक्स, सी ऑन द टेबल पुट ऑल द बुक्स। तो प्रश्न संख्या 40 में देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए ही अपने सबसे पहले ठीक देखने को मिल रहा था। इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑल द बुक्स ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट के पश्चात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
यह आ गया अपने पास पैसेज, और पैसेज वाले क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, मैं आपको आंसर बता दूंगा। और यदि आप ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहो तो पैसेज को पढ़ के उन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप वीडियो को पॉज करके आप पैसेज पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 141 देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 141, डैश हेल्प्स फाइट वाटर, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ चलिए वीडियो देखिए, हेल्प्स फाइट वाटर रिटेंशन। तो इसमें प्रश्न संख्या 141 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग इनफ वाटर, ड्रिंकिंग इनफ वाटर। प्रश्न संख्या 142 देखिए, 142 में क्या कह रहा है, ओवर सिस्टम्स ऑपरेट सेटिस्फिकेटरली, क्या होगा, ओवर सिस्टम्स ऑपरेट सेटिस्फैक्टरली। तो प्रश्न संख्या 142 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा, व्हेन वी आर प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड, व्हेन वी आर प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 143, द बेस्ट वे टू लूज वेट इज टू, वेट लूज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है दोस्तों, तो ड्रिंक प्लेंटली ऑफ वाटर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी आर डिहाइड्रेटेड वी थिंक वी आर अबाउट द कलोपस, वांट टू वोमिट, आर टायर्ड, नीड फूड। तो जब हमें क्या हो जाती है, पानी की कमी, डिहाइड्रेटेड हो जाता है हमारा शरीर, तो हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, आर टायर्ड। प्रश्न संख्या 44 में क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, आर टायर्ड, और हमें क्या चाहिए होता है, उसमें पानी की आवश्यकता होती है, जो अपने को ऑप्शन में नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 145 देखिए, वी वर्ड इरिटेटेड, वी वर्ड सॉरी द वर्ड इरिटेटेड मोस्ट नियरली मीन्स इरिटेटेड। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, वो अपने को बताना है, अनोयड, ट्रबल्ड, अनेजी या फ्रस्ट्रेटेड। तो दोस्तों अनोयड है वो क्या होगा, इरिटेटेड से संबंधित शब्द है। इरिटेटेड क्या होता है, तंग आना, और अनोयड भी क्या होता है, तंग होना। ठीक है, प्रश्न संख्या 146 देखिए, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाया गया है। तो भारत का पहला अमृत सरोवर है दोस्तों, वो बनाया गया था कहाँ पर, यूपी, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश यूपी में बनाया गया है। देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, नहीं किया गया था। तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस से दोस्तों इसका आयोजन किया गया था 8 से 10 जनवरी इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश। और बात करें दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस की, तो ये 2015 तक तो प्रतिवर्ष मनाया जाता था। क्या था, 2015 तक प्रतिवर्ष ईयरली था। ठीक है, ईयरली था, जबकि 2015 के पश्चात क्या है, 2 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। तो 2023 में आ गया, अब 2025 में 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो ये कहाँ मनाया गया, इंदौर में मनाया गया। और मनाया कब जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब है, 9 जनवरी को। और कब से स्टार्टिंग हुई इसकी, 2003 से। किस लिए बनाया जाता है दोस्तों, तो ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के याद में प्रवासी भारतीय दिवस है, उसी दिन मनाया जाता है। वो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। उसी लिए 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, अपने प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में। नए नामित रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो रामसर स्थल है उनसे संबंधित जो रिलेटेड सही शब्द नहीं है वो कौन सा है दोस्तों अपने को, तो सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। रातकोशिया घास उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, और नंदा झील गोवा में बिल्कुल सही है। जबकि ये जो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में ना होकर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है दोस्तों, ये कहाँ पर है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। और राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितनी रामसर साइट है दोस्तों, तो 2 रामसर साइट है। कितनी है, 2 है। एक तो सांबर है, और दूसरी कौन सी है दोस्तों, सभी जानते हैं कौन सा है, केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार। कहाँ पर, भरतपुर में। और सांबर कहाँ पर, जयपुर ग्रामीण में। नेक्स्ट देखिए
संघाई सहयोग संगठन SCO क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2022-23 के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो 2022-23 के लिए दोस्तों चुना गया था अपना प्रश्न संख्या 149 में वाराणसी क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। वाराणसी यूपी को 22-23 के लिए इसकी राजधानी चुना गया था। ठीक है, बात करें दोस्तों इसका जो 2022 में कौन सा सम्मेलन हुआ था 121वां। ठीक है, और इसके लिए 2023 के लिए जो इसका आयोजन किया था या इसका जो प्रधान बनाया गया था, मुख्य बनाया गया था, वो कौन था दोस्तों? इंडिया, भारत को इसका आयोजन का दायित्व सौंपा गया था 2023 में। ठीक है, 7 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 जारी किया गया। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 2022 तक भारत का कौन सा स्थान था? 121वां स्थान था। और जबकि टॉप 10 की सूची में सभी देश कौन से थे? यूरोपीय कंट्रीज शामिल थी। बात करें दोस्तों 2023 की, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। इसके साथ ही अपने आज की श्रृंखला के सभी प्रश्न यहाँ पर क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को आप लगातार जोर शोर से बनाए रखिएगा। धन्यवाद।